नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और उनमें अगर जो देखा जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उनमें आज हम 4 सीटों पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के योद्धा जो यहाँ पर टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और भी जो 4 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, उन 4 तस्वीरों को आप देखिए और आज हम इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र जहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर जो बात करें गुना विधानसभा की, गुना लोकसभा की अगर जो बात करें तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा के। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2000 इनके राजनीतिक सफर के बारे में हम बता रहे हैं। 2002 से हुई थी सिंधिया के राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 2002 से साल 2002 में पहली बार सांसद बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार सांसद बने थे। पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। तो ये राजनीतिक सफर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और 2002 में गुना निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक सफर हम आपको दिखा रहे हैं। 2002 में वित्त संबंधी समिति और विदेश मामलों के समिति के सदस्य रहे। 14वीं लोकसभा यानी कि 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन ये कांग्रेस से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री का इन्हें पद मिला था। ये कांग्रेस की बात हो रही है जब कांग्रेस में थे। 2009 में तीसरी बार 15वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित किए गए। 2009 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह राजनीतिक सफर 2012 में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री रहे हैं। तो यह है इनका राजनीतिक सफर। अभियान 2013 में अभियान समिति मध्य प्रदेश के प्रमुख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं राजनीतिक सफर। 2014 में चौथी बार 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए थे, लेकिन चौथी बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बीजेपी की सरकार। 2019 में बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव से लोकसभा चुनाव हार गए थे 2019 में। 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 2020 की बात है जब यहां सरकार बदली थी मध्य प्रदेश में विधानसभा में। तो 11 मार्च 2020 में वह बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। 11 मार्च 2020 को 8 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट में नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 8 जुलाई 2021 को। अब ये बीजेपी में जब आ गए उसके बाद गुना लोकसभा सीट से अब की बार ये प्रत्याशी हैं। आइए अब इस सीट पर 2019 की स्थिति क्या थी हम इस पे जान लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी, किसको कितना मत मिले। बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़े थे। अब बसपा से लोकेंद्र सिंह राजपूत, किसको कितना प्रतिशत मत मिला था हम आपको बता दें। बीजेपी को 52.11, कांग्रेस को 41.42 और बसपा से 3.18%। यानी कि यहां पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे हुए थे। हम चाहेंगे कि इसे एक बार आप पूरे फुल स्क्रीन दिखाएं हमारे दर्शकों को, ये ग्राफ दिखाएं बीजेपी की। बीजेपी 52.11% यहां पर इसको वोट मिले थे। कांग्रेस को 41.42% वोट मिले थे। बसपा को 3.18% वोट मिले थे। बीजेपी से कृष्णपाल सिंह यादव थे और प्रत्याशी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से थे और लोकेंद्र सिंह राजपूत जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। यह गुना लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ था वोट। अब एक दूसरा ग्राफिक्स लोकसभा चुनाव 2019 का, दूसरा ग्राफिक्स 2019 लोकसभा चुनाव, लोकसभा क्षेत्र गुना। आपको बता दें इसमें अब ये दूसरा ग्राफिक्स किन पार्टियों को कितने मत मिले।
तो यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि 11% बीजेपी के वोटों में वृद्धि हुई थी और बीजेपी जीती थी। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 11% की गिरावट आप देख सकते हैं। यहां 11% की बढ़ोतरी हुई और 11% की यहां पर गिरावट हुई कांग्रेस में और बीजेपी बाजी मार ले गई। बसपा को जो है 0.37% जो है 37%, इसे फुल स्क्रीन अगर जो दिखाएं आप तो हमारे दर्शक को और ज्यादा समझ में आएगा। दर्शकों को जी हम आपको बता रहे हैं ये जो पार्टी की स्थिति है इसके बारे में। बीजेपी को 11% ज्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस को 11% कम वोट मिले थे और इसलिए यहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। कृष्णपाल सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे 2019 में और बसपा को 0.37% यानी कि 37 जो परसेंट यहां पर ज्यादा मत मिले थे। यह है गुना की तस्वीर, यह है गुना की तस्वीर। गुना यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से अब प्रत्याशी हैं। तो इस हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र शर्मा, एक बार फिर गुना से लोकसभा प्रत्याशी अगर जो कहा जाए, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरे हैं, लेकिन 2019 में स्थिति कुछ और थी। वो कांग्रेस से उतरे थे और 11% के करीब वोट उनको कम मिला और कांग्रेस को कम मिला, जिससे कि बीजेपी वहां पर जीत गई। आज बीजेपी से आए हैं, कैसा माहौल है वहां पर? जी देवेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि 2019 की स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति कुछ और है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है वाली स्थिति बन रही है। अभी स्थिति ये है कि 2019 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे, अगर हम परिवार की बात करें, अगर राजमाता सिंधिया जी की बात करें, इसके बाद में माधोराव सिंधिया जी की बात करें, तो जो शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र है ये पूर्णतः परंपरागत इनका रहा है सिंधिया परिवार का। लेकिन 2019 में ये कांग्रेस से चुनाव हारे थे और अभी लगातार पिछले 2 महीने से देखने में आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना लोकसभा क्षेत्र अशोकनगर में उपस्थिति बढ़ी है। उससे पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इनको टिकट मिलेगा और केपी यादव का टिकट कटेगा। जी देवेंद्र जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक सवाल जरूर आपसे लेंगे कि कांग्रेस से, हालांकि गुना की सीट जो है सिंधिया जी की मानी जाती है, लेकिन 2019 में कांग्रेस वहां पर मात खा गई और बीजेपी जीत गई। कारण क्या रहा होगा? देखिए, कारण तो पूरे देश में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में जो 2019 का जो चुनाव हुआ, तो उस पे आप ये मान के चलिए कि परंपरागत जो भी सीटें थी वो हट करके पार्टीगत सीटें हुई हैं, कि वो भाजपा की सीट का प्रभाव होने लगा। तो एक कारण गुना सीट से 2019 में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, उसकी जो वजह मैं मानता हूं उनकी व्यक्तिगत ना होकर के वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यही एक मूल कारण था। क्योंकि सिंधिया परिवार का जो वोट खेमा है लगभग 1-2% आगे पीछे जरूर होता है, लेकिन उनके परिवार के नाम से ही वोट निरंतर मिलते रहे हैं। तो इसलिए चूंकि दूसरा कार्यकाल होने के कारण और मोदी जी को प्रपोज करके प्रधानमंत्री की उसमें फिर से लड़ाया गया था, तो इसलिए ज्योतिरादित्य जी उस बार चुनाव हार गए थे। और इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं लगता कि कोई और दूसरा कारण होगा, क्योंकि जनता की सेवा में तो परिवार सदैव आगे रहा। मोदी लहर के आगे यहाँ पर धराशायी हो गए। अब देखना है कि इस बार राम लहर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लहर में कितने प्रतिशत बीजेपी यहाँ पर वोटों को बढ़ाती है या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम रुख करना चाहेंगे दूसरी जो लोकसभा सीट है उसकी तरफ, राजगढ़ लोकसभा सीट की तरफ हम रुख करना चाहेंगे। और यहां से जो प्रत्याशी रोडमल नागर, बीजेपी ने इनको उतारा है, रोडमल नागर, इनके राजनीतिक सफर के बारे में हम चर्चा कर लें। राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी हैं रोडमल नागर का सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं।
ग्राफिक्स के माध्यम से। आरएसएस से लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं, ये आरएसएस के लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं और आपको 2002 में बीजेपी संगठन के जिलाध्यक्ष बने। 2002 में 2024 चल रहा है, 2002 में बीजेपी के संगठन के प्रचारक। संघ में अच्छी पकड़ है, इसलिए पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। सबसे बड़ी बात यहां पर लबोलुआ क्यों इन्हें मिला है। 2014 में अब देख लीजिए, कृषि मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य चुने गए। 2014 में राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2014 में अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति के सदस्य चुने गए। आप देख सकते हैं यह सियासी सफर है। 2016 में रक्षा पर अस्थायी समिति के सदस्य चुने गए। इनकी योग्यता 2014 से 2016 तक जल संसाधनों पर अस्थायी समिति के सदस्य चुने गए थे। 2019 में बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीता। 2019 में बड़े अंतर से इन्होंने चुनाव जीता था, करीब 4 लाख के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता था और इसी लोकसभा सीट से, राजगढ़ सीट से। अब आइए 2019 की तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी दिखा देते हैं, जल्दी दिखाएंगे। ये तस्वीर लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ पार्टियों को कितने प्रतिशत मान रहे हैं। बीजेपी को 65.37%, कांग्रेस को 31.17%। दो प्रमुख पार्टियां हम आपको बता दें, दो प्रमुख पार्टियां हैं। इससे 65.37%। इतना फुल स्क्रीन अगर जो दिखाना चाहें तो कांग्रेस 31.17%। काफी अंतर दिख रहा है और यही कारण है कि यहां पर काफी भारी अंतर से यहां पर रोडमल नागर जी जीते हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी चीज यहां पर बड़ा अंतर दिख रहा है रोडमल नागर का यहां पर। और देखिए यहां पर कांग्रेस से कौन थे, नारायण सिंह अमलावे यहां पर कांग्रेस से यहां पर नारायण सिंह अमलावे प्रत्याशी थे और रोडमल नागर बीजेपी से प्रत्याशी थे। ये दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थिति हमने आपको बता दी। एक दूसरा ग्राफिक्स हम चाहेंगे कि जल्दी से यहां पर फ्लैश किया जाए, जल्दी से फ्लैश किया जाए और जिससे कि जो मत प्रतिशत कांग्रेस का कितना घटा था हम आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर प्लस में रही है। 2019 में 6.33% इसको वोट मिले हैं, यानी बढ़ोतरी हुई है, यहां पर वोटों में बढ़ोतरी हुई है 2024 लोकसभा चुनाव से। और कांग्रेस को यहां पर घाटा हुआ है 2014 से, यानी कि माइनस में गई है। आप इसको देख सकते हैं कि ग्राफ के नीचे ये सरक आई है, 4.24% का घाटा हुआ है। अब आते हैं अपने संवाददाता और माफ कीजिएगा हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हैं हमारे साथ। हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि अगर जो राजगढ़ की बात किया जाए तो रोडमल नागर को काफी बड़ी बढ़त मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव से काफी मतलब 4.24% जो वोट यहां पर घटे हैं। वास्तव में उस समय की परिस्थितियां क्या थी और इस समय की परिस्थितियां, यहां पर एक बार रोडमल नागर साहब को बीजेपी ने फिर रिपीट किया है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, रिपीट करने के पीछे का? जी विनोद मिश्रा जी। देखिए, रिपीट करने का कारण तो यह है कि जो निरंतर और अधिक मतों से जीत रहे हैं तो उस जीत का अंतर और अधिक हो सके, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के नारे दिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रैक्टिकल ना करते हुए ऐसे प्रत्याशी जो अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और अत्यधिक मतों से कर रहे हैं उनको छेड़ा ना जाए, उनकी जगह ऐसे कोई नए प्रत्याशी ना लाए जाए। दूसरा, एक मैनेजमेंट का कारण यह भी हो सकता है कि चूंकि ये आरएसएस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी में एक इंटरनल मैनेजमेंट चलता है कि हम आरएसएस से कितने लेंगे, अन्य अनुषंगी संगठनों से कौन कौन आएंगे, तो एक यह भी कारण हो सकता है। तीसरी सबसे अच्छा कारण यह हो सकता है कि उस क्षेत्र में रोडमल नागर जी के कार्य से जो वहां की क्षेत्र की जनता है वो संतुष्ट होगी और ऐसा कोई विरोध उनके खिलाफ नहीं पनप रहा होगा, न संगठन में इस तरह का कोई बात आई होगी। तो ऐसी स्थिति में जब कैंडिडेट सर्व सुविधा संपन्न
और संपर्कशील हो, विकासोन्मुखी हो, तो उसे बदलना किसी भी दल के लिए उचित नहीं होता। तो एक कारण यह हो सकता है कि रोडमल नागर जी को बदलने का न सोचा गया हो, क्योंकि आरएसएस से निरंतर जुड़े रहने वाले कार्यकर्ता हैं, या जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो एक ये कारण है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी यह भी प्रयास कर रही है कि ये 4 लाख से जो अधिक मतों से जीते हैं, तो यदि ये लीड और अधिक मतों से होती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहां से भी इसका प्रभाव पड़ता है कि और अधिक मतों से जीते। जैसा कि मध्य प्रदेश का यदि परिदृश्य देखें तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट को मध्य प्रदेश भाजपा इकाई ने अपना लक्ष्य बनाया है। तो ऐसी स्थिति में वे एक कोई भी सीट को देखा जाए तो अपनी कमी से या नए प्रयोग के माध्यम से खोना नहीं चाहते हैं। एक ये भी कारण है कि रोडमल नागर जी को ही तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया। जी, अगर जो समीकरण की बात की जाए, जातीय समीकरण की, तो हम जानना चाहेंगे कि राजगढ़ लोकसभा सीट में जातीय समीकरण क्या है? सर, जातीय समीकरण का तो मैं अभी वैसे नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरा मानना यह है कि चूंकि ये दिग्विजय सिंह का गढ़ क्षेत्र कहलाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में एक प्रचार का मुख्य कार्यक्रम होता है वो दिग्विजय विरोधी भी रहता है। और जब दिग्विजय विरोधी प्रचार होता है तो आप ये मान के चलिए कि जब से मुख्यमंत्री पद से दिग्विजय सिंह हटे हैं, तो जब भी कोई प्रचार दिग्विजय सिंह के खिलाफ करके किया जाता है तो उस क्षेत्र में विजय सुनिश्चित होती है। तो एक ये भी कारण है कि राजगढ़ क्षेत्र से रोडमल नागर जी को ला करके केवल इसलिए कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं कमजोर हो सके। जी, दिग्विजय सिंह के बयानबाजियों को लेकर के भी अगर जो कहा जाए तो क्या इसका कारण रहा हो सकता है कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो बयान दे देते हैं और उसमें मामला गर्म हो जाता है, बीजेपी उसे लेकर के उछाल देती है, तो इस क्षेत्र में इतनी बड़ी जीत 2019 में बीजेपी यहाँ से पाई है, तो क्या एक कारण ये भी हो सकता है? देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह के जो कुछ समय राजनीतिक बयान ऐसे आते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, कई बार तो पूरे देश में एक विरोध की लहर सी हो जाती है। और देखा जाए तो कई बार या तो हिंदुत्व चेहरे के विरोध में माना जाने लगता है। हो सकता है दिग्विजय सिंह अपने किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत उन वक्तव्यों को देते हो, लेकिन प्रदेश की जनता में उन वक्तव्यों का एक संदेश जो है गलत तरीके से जाता है। तो एक यह भी कारण हो सकता है कि राजगढ़ क्षेत्र की जनता जो है इस कारण से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है उसे वोट ना दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने में अपना भला समझती है। अब दिग्विजय सिंह का ये पहले गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब तो जब यहां से बीजेपी जीत रही है तो उनका अब तो गढ़ ढाई गया, एक तरह से कहा जा सकता है। तो अपना प्रभाव यहां पर दिग्विजय सिंह खो चुके हैं। तो अगर जो ये देखा जाए कि कहते हैं कि स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता है, तो अगर जो अपने ही क्षेत्र में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये दिग्विजय सिंह का गढ़ था, तो अब जब अपने ही क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो प्रचार किस तरह से करेंगे और क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है? कांग्रेस क्या उम्मीद करेगी? देखिए, दिग्विजय सिंह का चूंकि राघवगढ़ क्षेत्र उस राजगढ़ में आता है और राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, 15 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे इन्हीं कारणों से राजगढ़ पूरा जो क्षेत्र था कहीं ना कहीं उनके नाम से जाना जाता है कि राजगढ़ का जो जिला क्षेत्र है ये पूरा उनका क्षेत्र है। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बयानों से निरंतर सीटें कम होती जा रही हैं, तो यदि हम पिछला चुनाव देखते हैं तो पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह को सामान्यतः स्टार प्रचारकों के रूप में कांग्रेस ने उपयोग नहीं किया था, बल्कि इंटरनल जो एक निर्देश मानिए या स्वयं दिग्विजय सिंह ने अपने आप को एक सीमित कर लिया था और बहुत ज्यादा वो प्रचार
या मंचों में नहीं गए थे या बोलने का प्रयास नहीं किए थे, उसके बावजूद भी जिन सभाओं में यदि उनकी उपस्थिति हुई है, तो यदि उनके परिणामों को देखें तो वहां से कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस जो है इस बार केंद्रीय कमेटी जो है दिग्विजय सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश या किन्हीं भी अन्य राज्यों में भेजने का जो नुकसान है या दांव लगाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, हम पुनः आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम रीवा लोकसभा सीट के प्रत्याशी के रूप में जनार्दन मिश्रा को अगर जो देखा जाए तो यहां पर बीजेपी ने अपने योद्धा के रूप में उतारा है। तो आइए सबसे पहले रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के राजनीतिक सफर की ओर अपना रुख करते हैं। और रीवा सीट से लोकसभा प्रत्याशी है जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा के जो है राजनीतिक सफर के बारे में 2014 में रीवा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। रीवा से ही 2014 में चुने गए थे, जहां से इस समय टिकट मिला। 2016 में लाभ के कार्यालयों पर संयुक्त समिति के सदस्य चुने गए थे, लाभ के कार्यालयों पर। और 2016 में अधीनस्थ कानून पर समिति के सदस्य चुने गए थे, अधीनस्थ कानून की समिति पर यह सदस्य चुने गए थे। 2014 में वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी परामर्श समिति के सदस्य चुने गए थे। ये आप देख रहे हैं राजनीतिक सफर। 2014 में कृषि सदस्य पर अस्थायी समिति के सदस्य चुने गए थे जनार्दन मिश्रा। 2014 में हालांकि बीजेपी की सरकार आ गई थी केंद्र में। 2019 में लोकसभा में पाए थे सबसे ज्यादा वोट 2000, एक रिकॉर्ड इनके साथ कि 2000 के लोकसभा चुनाव में ये सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी इन्होंने, जनार्दन मिश्रा ने। रीवा सीट से लोकसभा प्रत्याशी है जनार्दन मिश्रा का ये राजनीतिक सफर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अब हम रुख करेंगे कि पार्टी इस 2019 में रीवा में रीवा लोकसभा में पार्टी ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए थे, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए हम लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा क्षेत्र रीवा पार्टियों को मिले कितने प्रतिशत मत। बीजेपी जो 57.61%, कांग्रेस 26.74%, नोटा तीसरे नंबर पर है। यानी कि अब तीसरे नंबर पर नोटा रहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है, जनता क्या समझती होगी। 8.99% नोटा, ये बड़ी ही विचित्र स्थिति यहाँ पर। 8.99% नोटा। आप फुल स्क्रीन अगर जो हम दिखाएं तो बीजेपी 57.61%, कांग्रेस 26.77% और नोटा 8.9%। अगर जो प्रत्याशियों की बात करें तो जनार्दन मिश्रा यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे। जनार्दन मिश्र, सिद्धार्थ तिवारी जो है ये थे कांग्रेस से प्रत्याशी, और विकास सिंह पटेल जो है विकास सिंह पटेल यहां पर नोटा का कोई मतलब नहीं है। ये माफ कीजिएगा, ये मात्र दो सीटों पे ध्यान दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस। यहां पर बीजेपी 57.61%, कांग्रेस 26.74%। अब आते हैं कि इस लोकसभा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 में क्या स्थितियां थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई किस पार्टी को मतों में और कौन नीचे आया। अगर जो 2019 की बात करें तो बीजेपी को 11.44% बढ़ोतरी हुई है, इसके वोटों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कांग्रेस के वोट में भी 0.89% की वृद्धि हुई है। मात्र पॉइंट में ये गई है, दहाई में ये गया है बीजेपी। यानी कि यहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया तो है, लेकिन 11.44% वोट इनको ज्यादा मिला है। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमान की तरफ और हमारे तो विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और रीवा से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शुक्ला, हम आपके पास आना चाहेंगे। राकेश शुक्ला, यहां से जनार्दन मिश्र, रीवा से जनार्दन मिश्र को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, उसके बाद की स्थितियां क्या है राजनीतिक हलचल रीवा में? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है अन्य पार्टियों की अपेक्षा। चूंकि चुनाव जो है, देखिए अगर देखा जाए तो तीसरी पार्टी भी आम आदमी पार्टी भी थी, शायद उसकी गणना नहीं की गई और नोटा की गणना तो की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि
अगर देखा जाए तो रीवा लोकसभा बात करें तो जैसा कि हमारा सर्वे भी जो ग्रामीण अंचलों का, तो जो मोदी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काफी कारगर साबित हो रहा है। जी देवेंद्र, इस समय जो मोदी फैक्टर है वो काफी हावी हो रहा है। और एक बात और हम जानना चाहेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या हाल चले हैं, लोगों के मन में क्या है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी कहीं ना कहीं 1% वो मोदी फैक्टर ही है और इसका फायदा भी तो जरूर मिलने वाला है बिंद से। जी चलिए ठीक है, अब तो ये फायदा और नुकसान का हम आकलन करेंगे जब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देगी, तब आकलन सही होगा। लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अपने योद्धा रीवा से नहीं उतारे हैं। देखें कब उतारती है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि हम देख रहे हैं इन ग्राफ के जरिए, ये जो ग्राफ चल रहे हैं कि यहां पर रीवा में 2019 के लोकसभा चुनाव में 11% की वृद्धि हुई है, और वहीं पर अगर जो कांग्रेस को देखा जाए तो 1 से भी नीचे है, कह सकते हैं 1% से भी नीचे इसके मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो और नोटा है, इसके बाद तीसरे नंबर पर नोटा आ गया है, यानी कि क्या लगता है आपको कि बस इन दो प्रत्याशियों के बाद कोई जो तीसरा प्रत्याशी था वो नोटा तक नहीं पहुंच पाया था? तो यहां जो उस समय की स्थिति थी, लोगों के मन में इन प्रत्याशियों के प्रति कैसा भाव था कि नोटा तीसरे नंबर पे आ गया? जी देखिए, यदि हम रीवा क्षेत्र या रीवा लोकसभा को ये 2014 के पूर्व से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विचारशीलता की प्रयोगशाला के रूप में रीवा क्षेत्र हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देता रहा है। आपको याद होगा कि बसपा की सबसे पहली सीट रीवा से ही आई थी। इसके बाद समाजवाद का गढ़ माना जाता था। तो ये जो नोटा की आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि नोटा पहली बार आया और जब आया तो लोगों ने उसे भी एक हथियार के रूप में, या हम पसंद नहीं करते हैं तो उस रूप में उसको प्रयोग किया। तो हुआ यह कि जो ऐसे कैंडिडेट थे जो कांग्रेस से थे या अन्य दलों से थे, किंतु ये वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे और कांग्रेस या अन्य दलों को नहीं देना चाहते थे, तो वे जो है नोटा को दबा करके एक प्रयोग करना चाहे कि नोटा को दबा करके हम ये बताना चाहेंगे कि हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद जब नोटा का राजनीतिक विश्लेषण ये आया कि आपके वोट केवल खराब होने के अलावा, क्योंकि उसका कोई सार्थक परिणाम राजनीतिक परिदृश्य में प्रकट नहीं होता था, तो इसलिए जो नोटा जो है, मेरे विचार से 2024 में रीवा क्षेत्र से ऐसा कोई ग्राफ नोटा का तो नहीं आएगा। अब रही बात भाजपा की, तो चूंकि 2014 में जैसे ही मोदी जी आए और मोदी जी की जो योजनाएं थी या हिंदुत्ववादी जो चेहरा था, उसके बल पर 2019 में स्वाभाविक है कि वोटों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ना था और वह बढ़ा। एक कारण यह भी था कि जो सिद्धार्थ तिवारी जी थे वे एकदम नए कैंडिडेट के रूप में आए थे और नए कैंडिडेट के रूप में आने के कारण, और जनार्दन मिश्रा जी क्योंकि दूसरी बार मैदान में आए थे, और जनार्दन मिश्रा जी का यदि आप रीवा के क्षेत्र में देखेंगे तो वे एक तरह से साफ सफाई और पब्लिक से मिलने में इस तरह से आगे आ जाते थे कि आपने कई बार देखा होगा मीडिया में कि वो स्कूलों के शौचालय खुद साफ करने चले जाते थे। तो जब आपका जनप्रतिनिधि इतना सामाजिक होकर के और बिना किसी उसको, क्योंकि रीवा को यदि आप देखते हैं तो जाति और छुआछूत या छोटे और बड़े के भेद के लिए भी जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में आपका ऐसे शौचालय में स्वयं जाकर साफ करता है, तो वहां के प्रत्याशी जब इस तरह के कार्य करेंगे तो आम जनता को और क्या चाहिए। यह भी एक कारण था कि जनार्दन मिश्रा के जो खुद का कार्य था और मोदी जी का जो विजन था, उसके आधार पर
भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत वहां बढ़ा है और उसी बढ़े क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार जनार्दन मिश्रा जी को रीवा क्षेत्र से उतारा गया है। जी, ये तो अच्छी बात है कि जनार्दन मिश्रा जी को इस क्षेत्र से तीसरी बार उतारा गया है, लेकिन इनके जो लोकप्रियता है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर जो ये लोकप्रियता बढ़ती जा रही है तो इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस बार मोदी फैक्टर काम कर रहा था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यहां पर असर हो सकता है क्या? देखिए, रामलला की प्रतिमा का, मंदिर का जो अनावरण जिस तरह से किया गया है, उससे आप ये मानिए कि संपूर्ण भारत में उसका असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलेगा, क्योंकि रीवा यूपी से सटा हुआ इलाका है, हिंदू बहुल धारणाओं से युक्त है, इसलिए जनार्दन मिश्रा जी को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहां की जनता इस बात से उत्साहित है कि राम अपने मंदिर में आ गए हैं, उस टेंट से निकल के आ गए हैं, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यहाँ की जनता का तो यह भी कहना है कि कार्य कुछ भी न किया हो, लेकिन यदि हमारे आराध्य का मंदिर बन गया है, वर्षों की तपस्या का मंदिर बन गया है, तो हमें एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके केवल भारतीय जनता पार्टी को, देखिए अब यहाँ उनका उद्देश्य प्रत्याशी कोई भी हो, यानी कि मोदी की लहर मानिए या भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट डलने जा रहा है। और यही कारण है कि जनार्दन मिश्रा जो है इस बार पुनः अपने उस रिकॉर्ड को कायम कर सकते हैं जो सर्वाधिक मतों से विजयी होंगे। जी, लेकिन एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो जनार्दन मिश्रा हैं ये एक तरह से ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर छुआछूत का ज्यादा मतलब असर देखा जाता है, तो यहाँ पर अगर जो छुआछूत का असर ज्यादा देखा जाएगा तो जो निचले तबके के लोग हैं जिनसे छुआछूत की बात होती है वो तो काफी अच्छे खासे नाराज होंगे। ऐसे में जनार्दन मिश्रा का ऐसे इतने भारी अंतर से जीतना वास्तव में आखिर क्या इसे कहा जाए? देखिए, यदि हम रीवा के क्षेत्र को देखते हैं तो रीवा के क्षेत्र का जो समीकरण होता है पॉलिटिकल या उससे हटके 3 प्रकार से होता है। एक वो ब्राह्मण और ठाकुरवाद के टकराव के लिए जाना जाता है, तो तीसरा इस सबसे हटके जो ओबीसी वाद होता है, जो पटेल या अन्य लोगों का होता है, जिसका विशेष रुझान बसपा की ओर होता है, तो उसके ओर एक वोटों का विकेंद्रीकरण पूरी तरह से हो जाता है। तो मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि जिस तरह से जनार्दन मिश्रा जी छोटे छोटे कार्यों के लिए जा करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल का होने के बाद भी इस तरह के कार्यों में परहेज नहीं करता हूँ, साफ सफाई के मामले में या जा करके उन ग्रामीण बस्तियों में चाय पी लेने के विषय में, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच का परिणाम होता है। और फिर उससे हटके जो रही बसपा का, वहां से ऐसा कौन सा सशक्त कैंडिडेट उतारा जाएगा। यदि बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं उतरता है तो आप मान के चलिए कि उसका जो लाभ है जनार्दन मिश्रा जी को मिलेगा, क्योंकि जनार्दन मिश्रा जी ने उस अपने बड़े कुल की छवि से हट करके एक सामाजिक और मिलनसारता के, जो सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी चलाते रहती है, उस समरसता का प्रतीक बन करके उभरे। तो इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा छुआछूत और उसका जो दुष्परिणाम देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका इन्हें लाभ मिलेगा। जी, राकेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। एक सवाल और लेना चाहेंगे कि जहां तक महिलाओं की बात करें तो जनार्दन मिश्रा की छवि महिलाओं के बीच किस तरह की है अभी भी? वर्तमान की अगर बात की जाए तो जो परिवेश देखने के लिए मिल रहा है, जो बातें हो रही है, और खासकर लाडली बहनों की बात की जाए तो लाडली बहनों को कहीं ना कहीं जो ये मासिक राशि दी जा रही है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिशत बढ़ाएगी।
जी, यानी कि महिलाएं भी इनके मत प्रतिशत को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शुक्ला हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब हम रुख करते हैं अगले लोकसभा सीट की, और जो अगली लोकसभा सीट है हमारे पास शहडोल की। बीजेपी के योद्धा शहडोल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने किस योद्धा को उतारा है शहडोल से? तो शहडोल से हिमाद्री सिंह को उतारा गया है। हिमाद्री सिंह का हम राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करेंगे। हिमाद्री सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, 2019 का, जहां पर 1-0 ज्यादा हो गया। 2019 से पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी हिमाद्री सिंह की हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सफर। इससे पहले कांग्रेस में हिमाद्री थी, यानी कांग्रेस से बीजेपी में आई और बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा। भाजपा नेता नरेंद्र मरावी से इनकी शादी हुई, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, यानी कि भाजपा नेता से शादी होने के बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दिया और अपने पति, जिस पार्टी में इनके पति थे वहां चले गए। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का पूरा ये जो, उनके पिता कांग्रेस से सांसद रहते हुए केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे हैं हिमाद्री सिंह के। ये है इनका राजनीतिक बैकग्राउंड। और अब लोकसभा शहडोल की बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी और कांग्रेस की, यहां पर किस पार्टी को कितने मत मिले 2019 में? बीजेपी को 60.43% और कांग्रेस को 27.84%। आपको बता दें किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट में कमी आई या गिरावट दर्ज की गई, हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसको एक बार फुल स्क्रीन हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60.43% वोट मिले थे। आप ग्राफ के माध्यम से ये 60.43% वोट मिले थे और कांग्रेस को 27.84% वोट मिले थे ये। और आपको बता दें हिमाद्री सिंह बीजेपी से तब भी चुनाव लड़ी थी और जीत दर्ज की थी, यानी कि बीजेपी रिपीट कर रही है। कांग्रेस से प्रमिला सिंह हैं जिन्हें 27% वोट मिले थे। अब आपको बताएं कि किसको कितने प्रतिशत वोट में कमी या बढ़ोतरी देखी गई। तो आपको दूसरा ग्राफिक्स हम चाहेंगे कि हमें दिखाया जाए। दूसरा ग्राफिक्स लोकसभा क्षेत्र शहडोल, जहां पर बीजेपी के वोट में 6% की वृद्धि हुई और कांग्रेस के वोट में माइनस में गया है। ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, काली सी रेखा, ये कांग्रेस के लिए काली है। 10.59% ये जो है जिनकी गिरावट दर्ज की गई है, यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में माइनस में गई है, यानी कि 2014 में 10.59% इनका वोट अभी और ज्यादा था, लेकिन ये 2019 के चुनाव में घट गए हैं और बीजेपी जो है 6% बढ़ गई है। ये देखने वाली बात होगी। प्रमिला सिंह यहां पर कैंडिडेट थी और इनके अब किस कारण से ये वोट घटे हैं, ये एक प्रमिला सिंह यानी कि कैंडिडेट ही एक कारण नहीं हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, देखा जाएगा बाद में। लेकिन बीजेपी को यहां पर 6% वोट में बढ़ोतरी हुई है। अब हम अपने मेहमानों के पास आते हैं, रुक करते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जो हमारे संवाददाता है, उनका नाम दिख नहीं रहा है, जो पंकज राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज राय शहडोल से। पंकज राव हम आपके पास आना चाहेंगे। हिमाद्री सिंह एक बार और बीजेपी ने इनको यहां शहडोल से रिपीट किया है। रिपीट करने पर क्या स्थितियां हैं राजनीतिक गलियारों में, कैसी गहमागहमी दिख रही है आपको? देखिए, मैं बताना चाहूं देवेंद्र जी कि जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फिर एक बार विश्वास जताया है हिमाद्री सिंह जी में, और क्योंकि पूर्व में भी हिमाद्री सिंह सांसद रही हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गलियां थी उनमें कहीं ना कहीं वो आगे रही हैं। मैं आपको बता दूं, भाजपा ने फिर एक बार हिमाद्री सिंह जी को चुनाव में उतारा है और उन्हें विश्वास है कहीं ना कहीं फिर एक बार भाजपा की सीट से वो जीतेंगी। पर कहीं ना कहीं पर कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी लोकसभा चुनाव पे अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व से लेकर के अभी तक जिस प्रकार के जो उनके कार्यकाल थे हिमाद्री सिंह जी के, कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उनके कार्य से खुश भी है और नाखुश भी है। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँ, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्योंकि 3 जिले अनूपपुर, शहडोल और उमरिया को लेकर के मैं बात करूं तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी आज तक हिमाद्री सिंह को पहचानते भी नहीं। जी देवेंद्र जी। जी, हिमाद्री सिंह को बहुत लोग पहचानते ही नहीं, फिर भी
इनके यहां से चुनाव लड़ने से 2019 में जो प्रतिशत वोट है 6% बढ़ गया। बड़ी अचरज की बात है, कारण क्या रहा होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँ, जिस प्रकार भाजपा कार्य कर रही है, लोग भाजपा को जानते हैं ना कि प्रत्याशी हो। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं भाजपा में उनसे नाखुश हैं, जनता जो है नाखुश जरूर है, पर कहीं ना कहीं पर जो भाजपा के कार्यकाल है, मोदी जी के जो कार्य हैं, प्रधानमंत्री जी के और सीएम के जो कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, सबसे बड़ी बात उसमें। क्योंकि देखें, अभी आपने देखा जो विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल अपने आप में ये कह रही थी कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, मगर शहडोल जिले के तीनों विधानसभा में भाजपा ने कब्जा किया। वहीं पुष्पराजगढ़ में कांग्रेस ने कब्जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जनता प्रत्याशी को देख रही, प्रत्याशी के साथ साथ उनके कार्यों को देख रही है। जी देवेंद्र जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विनोद मिश्रा जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता पंकज राव ने कहा है कि वास्तव में हिमाद्री सिंह को कई लोग पहचानते ही नहीं, लेकिन अगर जो ये देखा जाए और बहुत अच्छे खासे लोग नाराज हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर रिपीट कर दिया है, कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हिमाद्री सिंह भले 2 बार से संसदीय क्षेत्र जीत रही हैं, लेकिन उनकी सामाजिक और क्षेत्र की जो एक्टिविटी है ना के बराबर है। आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब उनको कांग्रेस से भाजपा में आई है तो केवल उनके पारिवारिक बैकग्राउंड के वोट को भाजपा में कन्वर्ट करने की दृष्टि से ही भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आई थी। और उस समय ये भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी परंपरागत वोट थी, क्योंकि शहडोल के संसदीय क्षेत्र में वास्तव में यदि देखते हैं तो दलवीर सिंह का जो कार्य था वो बहुत उत्कृष्ट कार्य था। फिर उसके बाद राजेश नंदनी जी आई, विधायक बन के आई, लेकिन वो उनका भी कार्यकाल अच्छा था। लेकिन शहडोल के विकास के लिए दलवीर सिंह को आज भी पहचाना जाता है और उनको याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी पुत्री होने के कारण उन्हें जब प्रथम बार संसदीय क्षेत्र से विजय हासिल हुई तो इस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया, विचार किया और ऐसे। जी चलिए, विनोद मिश्रा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इनका विश्लेषण बहुत बढ़िया था। यहां पर देखने वाली बात होगी कि आखिर अब कांग्रेस किसे उतारती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हिमाद्री सिंह को अगर जो थोड़ी बहुत लोगों से नाराजगी है तो इन्हें रिपीट क्यों किया गया, सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि मोदी फैक्टर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर इस बार बीजेपी खूब खेलेगी और इसको खूब भुनाया भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो विनोद मिश्रा जी थे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि जो आपने कारण बताए हैं तो हर लोकसभा सीटों पर कारण है कि इसलिए इस मतलब प्रत्याशी को उतार दिया जा रहा है, लेकिन कुछ खास कारण भी होंगे। जैसा कि आपने एक माइनस पॉइंट बताया है कि लोग थोड़े से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी ने उतार दिया है, तो बीजेपी के कमल के फूल को देख करके वहां पर आंख मूंद करके जनता वोट थोड़ी करेगी, जरूर कोई ना कोई बात होगी। वो बात आप निकाल पाए हैं? देखिए देवेंद्र जी, मैं जिस प्रकार से बताना चाहूँ, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना भी चलाई, कहीं ना कहीं भाजपा ने चलाया है। कई योजना ऐसे हैं जिससे जनता को लाभ हुआ है, जनता खुश है। मगर किस चीज के लिए? शिवराज सिंह चौहान जी जब सीएम थे तब उन्होंने कई योजना चलाई, कई गरीबों की बात करें, राशन की बात करें या मकान की बात करें, कई चीजें ऐसी हैं जिसपे लोगों को, जनता को उसका लाभ मिला है। मैं आपको बता दूं कि केवल भाजपा, जो फूल की आप बात कर रहे हैं, जब चुनाव का समय आता है तो आज तक, अभी मैं आपको बताना चाहूँ, सांसद जी को कोई नहीं पहचानता। क्यों मैं इस प्रकार कह रहा हूँ? क्योंकि ग्रामीण अंचल में आज तक किसी ने देखा ही नहीं उन्हें, और जैसे ही चुनाव आए हैं तो मैं आपको बता दूं क्षेत्र में उनका घूमना शुरू हो गया, प्रचार प्रसार शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जनता उस चीज को नहीं देख रही कि सांसद कौन है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो ये तीनों जिले के अंदर में, अभी आप ग्रामीण अंचलों में चले जाएं,
और उस जनता से अगर पूछे कि आपके यहाँ के सांसद कौन है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि हमारे यहाँ का सांसद कौन है। क्योंकि जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं या फिर कोई भी उद्घाटन का कार्यक्रम होता है या फिर कोई फंक्शन किया जाता है, उस पे बकायदे हिमाद्री सिंह जी को बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तब आते हैं, तब लोगों को यह मालूम चलता कि हमारे यहाँ के सांसद कौन है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कोई भी चुनाव की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकाल जो रहे हैं, सीएम के जो कार्य रहे हैं, जो विकास के कार्य रहे हैं, उसको देख करके लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं और भाजपा जीत रही है। कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं इसको भाजपा की लेकर के कि विधानसभा नहीं, अगर जो महिलाओं के बीच जा रही है इस समय हिमाद्री सिंह, अगर जो महिलाओं के बीच जा रही हैं, तो कुछ रिएक्शन कुछ ऐसे मिल रहे हैं क्या? कुछ अपना लगाव, महिला होने के कारण लगाव, तो इसका भी तो फर्क पड़ सकता है। जी देवेंद्र जी, बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, आपको भी मालूम है, जो विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं जो लाडली बहना ने चलाया था शिवराज सिंह चौहान ने, ये एक बहुत बड़ी चीज, सबसे ज्यादा डिफेक्ट इसमें ही पड़ा है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा डाला गया था। उसी प्रकार से जो अभी लोकसभा चुनाव आए हैं, तो हिमाद्री सिंह जी भी जा करके वह उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अभी मैं आपको बता दूं 4-5 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा रहा है, उसमें भी हिमाद्री सिंह जी रहे हैं, बड़े विधायक रहे हैं, अन्य लोग भी रहे हैं, दूर दराज से भी विधायक वहां पर पहुंचे थे। कहीं ना कहीं देखिए, जो अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर के गलियों में शोर शराबा शुरू हो गए हैं और जल्द से जल्द जो लग रहा है आचार संहिता की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं नजदीक चुनाव आने के बाद में इसमें भाजपा को लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल, भाजपा को लाभ मिल सकता है। और जो ये ग्राफ दिख रहे हैं टीवी पर, वो वास्तव में पिछले चुनाव के हैं और इसमें काफी लाभ दिखा है, तो इस बार भी लाभ कुछ ज्यादा ही बढ़ने के आसार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और वहां की स्थितियों के बारे में अपने दर्शकों को बताने के लिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के योद्धा में आज हमने 4 लोकसभा सीटों के बारे में बताया और बीजेपी के 4 योद्धाओं के बारे में बताया, और इसमें क्या हो सकता है अभी ये भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन इस लोकसभा सीटों पर, इन 4 लोकसभा सीटों पर 2019 में क्या स्थिति रही, ये भी हमने आपको बताया। और साथ ही साथ इस समय जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से उतार दिए गए हैं, वो उनको भी हमने तोलने की कोशिश की है। तो फिलहाल बीजेपी के योद्धा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।